नजफगढ़ के जाफरपुर में मौजूद है और ये जाफरपुर पुलिस स्टेशन है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक महिला की बॉडी हमारे सामने पड़ी है और यहाँ पे कुछ भीम आर्मी के लोग हैं और महिला के परिवार के लोग हैं। बारिश हो रही है, हवा तेज चल रही है, एकदम ठंड हो रही है और ऐसे में यहाँ पे परिवार जो है पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा हुआ है अपनी जो बेटी है, अपनी बहन है, उसकी बॉडी लेकर। इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। महिला जो है 11 मई से गायब थी और आज 23 तारीख हो गई है। कैसे बॉडी मिली, क्या हुआ था, हमारे साथ बहन मौजूद है। पहले बहन से जानते हैं। आपकी बहन है ये, आपको क्या पता चला, कब पता चला, क्या था पूरा मामला? मेरी दीदी 11 तारीख को घर से ये कह के गई थी कि मैं मोहित नाम के लड़के मोहित के साथ जा रही हूँ, और उसका फ़ोन नंबर भी दे के गई थी। बोल रही थी कि मैं गाना गाने के लिए जा रही हूँ और मेरा एक रिकॉर्ड है और मैं कल आ जाऊँगी। ये बोल के चली गई थी। फिर उसके बाद जब हमारी बात हुई तो मेरी दीदी की 7:30 से 8:30 बजे के बाद हमारे बीच में बात हुई थी। उस टाइम मेरी दीदी ने ये बताया कि भी मेरे को नींद आ रही है। हाँ, मेरे को नींद आ रही है, मैं बाद में बात करूँ, मेरे को सोना है। तो हमने बोला कि भाई ठीक है, बात हो गई। फिर ये बात होने के बाद मेरी दीदी है ना, मतलब मेरी दीदी का नंबर ऑफ आया। हमने बाद में ट्राई किया तो नंबर ऑफ आया। अगले दिन फिर हमने उस लड़के को फ़ोन मिलाया, मैं चिंता हुई, मतलब कि जिस लड़के के साथ गई थी ना, तो उस लड़के को फ़ोन मिलाया कि भाई दिव्या का नंबर बंद आ रहा है, तू उससे बात करवा दे, है ना? तो बोला ठीक है, मेरे पास में ही है, मैं 1 घंटे में बात करवाता हूँ। इतना बोल के उसने भी है ना अपना नंबर बंद कर दिया। और फिर हमें है ना फिर शक हुआ भाई कि दोनों का नंबर बंद आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, क्या कुछ है? फिर हमने ना मतलब 13 तारीख को हमने यहाँ पे अमजापुर थाने में आए, तो इन्होंने हमारी कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं लिखी। फिर मैंने भाई हमें पता ही नहीं था भाई कहाँ से क्या कुछ हेल्प चाहिए। फिर अगले दिन मैंने ना यहाँ पे 1091 पे कॉल की 14 तारीख को, जब इन्होंने हमारी मिसिंग कंप्लेंट लिखी। जबकि हमने इनको ये बोला था कि मेरी दीदी इस लड़के के साथ गई है और आप नंबर वगैरह ट्रेस करके मेरी दीदी को पकड़ लो कैसे भी, भाई मेरी दीदी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो यहाँ के प्रशासन ने है ना मिसिंग कंप्लेंट लिखी, और मतलब हमें ना अब उस दिन भी पूरा दिन हमें बैठा के रखा, हमें 3 दिन तक ना यहाँ पे बैठा के रखा इन्होंने, पुलिस वालों ने। और हम बोलते थे भाई कुछ कार्रवाई करो, कुछ कार्रवाई करो। तो ये बोल रहे थे हम अपना काम कर रहे हैं, हमें पता है किस तरीके से ढूंढना है। तो मतलब ये बोल रहे इन्होंने। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरी दीदी की ये लोकेशन आ रही है, मतलब उसी दिन नेक्स्ट डे पे बता देता हमने, 14 आपको तारीख को। लोकेशन के बारे में कैसे पता? लोकेशन के बारे में मेरी दीदी का जो ईमेल आईडी है ना, वो दूसरे फ़ोन में लॉगिन थी। तो उसके थ्रू हमें पता लग जाए कि मेरी दीदी की ये लोकेशन थी उस टाइम पे जब मेरी दीदी की बात हुई थी। तो हमने बोला कि आप उस लोकेशन पे जाके देखो भाई मेरी दीदी को, हम आपके साथ चलते हैं। तो जाफरपुर थाने से कोई भी हमारे साथ नहीं गया कि भाई उस लोकेशन पे जाके देख के आते भाई कहाँ है वो, क्या है क्या कुछ रहा। तो हम ही देख के आए। फिर 16 तारीख को जब मतलब मैं फुटेज लेके आई हूँ यहाँ से कोई नहीं गया। तो 16 तारीख को मैं सुबह यहाँ से फुटेज लेने के लिए चली गई। और मेरे मम्मी पापा यहाँ पे जब थाने में आते हैं तो पूछते हैं भाई कुलदीप हुड्डा से, मतलब वो पूछते हैं मतलब कि कुलदीप हुड्डा से बात करवा दो। तो यहाँ का स्टाफ ये बोलता है कि वो तो सर यहाँ पे है नहीं। और कुलदीप हुड्डा कौन है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? ये जाफरपुर थाने के ये आईओ है, जाफरपुर थाने के आईओ है। तो इन्होंने मतलब नीचे वालों ने हमें ये मेरे पापा मम्मी को ये बोल दिया कि वो तो यहाँ पे है नहीं। और जब मैं वहाँ पे फोटेज लेने के लिए गई ना, तो मतलब मैंने फोटेज देखी तो तब मैंने इनसे पूछा कुलदीप हुड्डा सर से कि भाई बताओ कि मतलब आप वहाँ पे थाने में नहीं हो क्या, मतलब और आप मेरे साथ किसी को भेज दो ना फोटेज देखने के लिए यहाँ से, ये ऐसे दिखा नहीं रहे। बोले भाई मेरी बात करवाओ। तो कुलदीप हुड्डा ने बात करके बोले ठीक है भाई, मतलब दे दो, दिखा दो इनको फोटेज। तो मैं फोटेज फिर मैं रिकॉर्ड करके लेके आ गई फोटेज मेरी दीदी की। मेरी दीदी उसमें है ना मतलब नींद की अवस्था में है, मतलब ऐसे टूटी टूटी चल रही है, मतलब ठीक नहीं है मेरी दीदी। तो भाई हमें बहुत घबराहट हुई। तो मैंने यहाँ पे आके जाफरपुर थाने में आके मैंने बोला यहाँ पे स्टाफ वालों को भी, एसएचओ तक भी मैंने बोला कि मेरी दीदी, मैं 4 बजे आई थी 16 तारीख को, कि मेरी दीदी के साथ कुछ गलत होने वाला है, आप है ना मतलब पकड़ लो उनको। मैं ये मोहित नाम का लड़का है जो या ये रवि है, इसको और इसकी फैमिली वालों को उठाओ, मेरी दीदी के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो इन्होंने बोला ठीक है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरे को शाम को भी यहाँ पे ढाई घंटे तक बैठा के रखा। उसके बाद भी ये बोलते हैं कि है ना, मतलब मेरे को बोल दिया, मतलब सीडीआर बोला अगर आपको ज्यादा ही वो लग रही है ना, आपको लगता है कि भाई हम कुछ काम नहीं कर रहे, तो आप एक काम करो ये सीडीआर लो और मतलब देख लो अपनी दीदी की लोकेशन कहाँ कहाँ, जाकर जाओ कि ढूंढ लाओ। और ये पुलिस का रवैया है आप लोगों का? हाँ, बोले जाके अपना ढूंढ ढूंढ के लेके आओ अगर तुम ज्यादा वो है। फिर मैंने बोला कि सर मतलब 6:30 हो गए हैं और आप है ना थोड़ा जल्दी करो, मतलब रात को मैं 12 बजे आके बढ़ूंगी क्या, मैं मतलब घर पे आऊंगी क्या, मैं लड़की हूँ। तो इन्होंने यहाँ से एक है ना मतलब हवलदार वगैरह है, तो उनको बोल दिया यहाँ पे बाहर ला के खड़ा आ गया वो।
बोला ठीक है चल रहे हो, बोला आप कैसे चल रहे हो, मैंने कहा आप इनको कैसे भेज रहे हो, मेरे साथ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं भेज रहे। तो बोले ठीक है हम बात करते हैं। उसके बाद फिर ये बोलते हैं मतलब कि हमारा स्टाफ जा रहा है यहाँ से, और मतलब इन्होंने 16 तारीख को भी मेरे को दिन में ये जवाब दिया है कि हमारा स्टाफ यहाँ से गया हुआ है, और जबकि यहाँ से कोई गया नहीं था वहां पे। अगले दिन फिर ये जाते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई हम पूछताछ करके आते हैं। मैंने बोला था कि रवि को पकड़ो और उसकी फैमिली वालों को, मतलब रवि को पकड़ो, उसके रिश्तेदारों को पकड़ो, और ये लड़का है मोहित है इसको पकड़ो भाई, इससे हमारी कोई पहले की वाली कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई दुश्मनी है, हम तो इस बंदे को जानते ही नहीं है कौन ये। तो फिर उसके बाद इन्होंने ना तो उसको गिरफ्तार किया, हमें उल्टा ये जवाब देते हैं कि भाई हमने रवि से पूछताछ कर लिया 2-3 घंटे, और है ना उसने बताया कि मेरा तो इस केस में है ना कुछ वो नहीं है, इस दिव्या से कोई मैटर नहीं है, मेरी जो दीदी है इससे कोई मैटर नहीं है कि भाई इसके साथ भाई कुछ वो हुआ है। तो अच्छा मैंने बोला चल ठीक है उस लड़के के साथ नहीं है भाई, जिस लड़के का हम नाम पता बता रहे हैं उसको तो पकड़ो। तो बोल रहे हैं कि उसका भाई तो ये बोल रहा है कि वो तो है ना कई कई महीनों तक है ना बाहर रहता है। तो बोला ठीक है हम अपने केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप हमें है ना ये मत सिखाओ कि कैसे क्या कुछ करना है। मैं इसको रोज, मैं सर को यहाँ पे रोज थाने में आती हूँ, और यहाँ फोन कर करके रोज मैं पूछती थी कि भाई क्या है मेरी दीदी का बताओ क्या है। तो 3 दिन पहले इन्होंने आके मेरे, मतलब 3 दिन पहले इन्होंने फोन किया है मेरे को। 20 तारीख को आपको पता चला? हाँ अब 20 तारीख को इन्होंने आज ये नहीं 23 तारीख बताया। है। हाँ हाँ तो इन्होंने 20 तारीख को ये बताया था मेरे को कि आप अपना नंबर ऑन रखना, आपकी दीदी आपके पास फोन करेगी। मैंने बोला आपको कैसे पता, आपके पास फोन आया मेरी दीदी का बात हुई है? बोला नहीं हमारी बात नहीं हुई है, किसी नंबर से फोन आया है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला नंबर बताना। तो इन्होंने मेरे को जो नंबर बताया ना, नंबर बताते ही इन्होंने तुरंत ये बोल दिया कि ये नंबर बंद आएगा, मतलब। हाँ तो मैंने इनको ये बोल के नंबर लिया, भाई दिखा दो भाई, क्या पता है मेरे को रिलेटिव का नंबर हो, हम खामखा परेशान हो रहे हैं। तो इन्होंने मेरे को नंबर दिया कि ये बोलते नंबर पूरा बता दे साथ कि भाई ये नंबर बंद मिलेगा। तो मेरे को थोड़ा शक हुआ भाई ऐसे कैसे। फिर मैंने इनको बोला, बोला कि ना आपकी दीदी वेट अभी है ना आपसे बात नहीं करना चाहती, वो 25 तारीख को आएगी। हाँ और है ना आप उससे वीडियो कॉल पे बात कर लेना। तो मेरे को इतना तो पता है कि भाई अगर वीडियो कॉल पे बात होती तो नंबर, मैं दीदी की लोकेशन नहीं पकड़ पाती। मेरे को घबराहट हुई। फिर मैं डीएसपी के पास गई, तो मैंने वहां पे भी जाके बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है और मेरी दीदी को ये पकड़ नहीं रहे, मेरे को ऐसा ऐसा जवाब दे रहे हैं। मैंने इनको रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुनवाई। तो वहां से पता नहीं इन्होंने क्या कुछ कहा, तो मतलब पुलिस एक्शन में नहीं आई कुल मिला के। और पुलिस एक्शन में जब, मतलब 3 दिन पहले जब ये ट्वीट हुआ ना, मतलब भीम आर्मी वालों ने जब ट्वीट किया कि भाई इस लड़की के साथ भाई ऐसे ऐसे, वो मतलब इस लड़की को भाई ढूंढ के दो भाई, इनकी इतने दिन हो गए, और मेरी कंप्लेंट भी मिसिंग की लिखी हुई है, ये नहीं है कि भाई इसके साथ ये लड़की गई है, वो कंप्लेंट भी नहीं लिखी। तो कल पुलिस वाले क्या करते हैं, परसों रात को पुलिस वाले आके ये मतलब 4 बजे से पहले मेरे 3:50 के बाद मेरे को कॉल करके है ना, मतलब मैंने मेरे को कॉल किया, मैंने कॉल नहीं उठाया ना, तो इन्होंने है ना मतलब ये मेरे घर पे ही आ गए रात को। मेरे घर पे आके मेरी मम्मी से बोले कि है ना वो लड़का मोहित नहीं है भाई, जो मतलब आरोपी है, तो अपराधी है वो, मतलब मोहित नहीं है, उसका नाम अनिल है। आप उसकी मतलब है ना पुलिस है ना वहाँ की पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर रही थी, अनिल नाम से आप कंप्लेंट कर दो। और हमसे ये लिखवा दिया कि भाई ये मेरी दीदी का ये हुलिया है, ऐसे ऐसे बात है, ये सब लिखवा के। और इन्होंने मैम की है ना वहाँ पे जाके, मैम में है ना अखबार में छपवा दिया। जिस दिन हमसे सुबह लिखवाया था ना उसी दिन मैम में अखबार में आ गई थी। हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि भाई ये मतलब मेरी दीदी को ना, मतलब ये घोषित कर दिया कि ये दिव्या ही है, मतलब जो मेरी दीदी है ना कि ये वही लड़की है, जबकि हमने मेरी दीदी की पहचान भी नहीं की थी। अखबार में इन्होंने पहले ही निकलवा दिया ताकि हम निकल जाए कि भाई हमने है ना इस लड़की को मतलब डेड बॉडी जैसे भी जिंदा मृत है, हमने इसको मतलब सौंप दिया है। इतना करने के बाद फिर आज पुलिस वाले ये बोलते हैं फोन करके कि भैया आप डेड बॉडी पहुंचाना, मैम में है। अभी आज भी गुमराह किया, मैम में भेज रही, मैम में है, कभी बोल रहे हैं महम क्या है, महम? मैम जो लड़का है जिसने मेरी दीदी को मरवाया ना, हाँ जो लड़का है जिसने मेरी दीदी को मरवाया है ना, मतलब मारा है, जिसने मारा है उसका गांव है मैम से 2-3 किलोमीटर दूर है, सीसर गांव। हाँ तो उसने मरवाया मेरी दीदी को। मेरी दीदी का है ना हमें और उस लड़के पे शक इसलिए हुआ क्योंकि मेरी दीदी का और उसका है ना मतलब पहले मतलब केस चल रहा था। तो मतलब उस लड़के ने मेरी दीदी शादी वादी का वादा किया था। फिर फैमिली में भी आया, भी 2-3 बार वो हमारे घर पे भी आया है, तो मेरी फैमिली वालों को भी जानता है। मेरे पापा को भी धमकी मिली है कि भाई या तो तू केस से पीछे हट जा, वरना फिर है ना मतलब तेरी फैमिली वालों को वो कर देंगे, तू ऐसे ही कुछ करता रहेगा। ये है। और आज हमें डेड बॉडी मिली, और अभी आज मतलब कल 22 तारीख को इन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज की है, हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। 11 तारीख से 22 तारीख को परिवार का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जबकि इससे पहले ही पुलिस सारी चीजें बता रही थी कि कब जो है लड़की आएगी, कब नहीं आएगी, कहाँ की लोकेशन है, सारी चीजें वो बता रही थी। एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने नाम लिए रवि हो गए और जो कई नाम आपने लिए,
आप लोग पहले से उनको जानते थे, सारी चीजें थी? हम सिर्फ रवि को जानते हैं, और बाकी मोहित को हम पहले से नहीं जानते थे। मेरी दीदी से ये मोहित से मेरी दीदी 11 तारीख को दूसरी बार मिली थी। जब पहली बार जब ये इससे मिली थी, तो एक लड़का है मेरी दीदी साथ, जो सिविल डिफेंस में जॉब करता है, तो उसके साथ चली गई थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब तो ये अकेली है, अकेली नहीं है, इसके साथ है। तो ये मेरी दीदी को बेरी तक लेके गया था, और बेरी तक वहाँ पे खुद ही फोन करके ये बोलता है कि जिसके साथ रिकॉर्डिंग करवानी है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है, और हम आज नहीं, हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम चलेंगे। और नेक्स्ट टाइम बुला के मेरी दीदी के साथ ये काम कर दिया इन्होंने। तो आपकी बात हुई थी जब आपकी बहन चले गई थी उनके पास रिकॉर्डिंग के लिए, उसके बाद आपकी बात हुई थी? मेरी बात नहीं हुई थी। ये मयंक है, इसने ना मयंक मेरी दीदी के साथ सिविल डिफेंस में जॉब करता है। तो इसने बताया था कि भाई मतलब ये ऐसे ऐसे इसका नंबर बंद आ रहा है, और ऐसे ऐसे ये चीज है। तो हमें घबराहट हुई। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, और जो पीड़िता है उनकी दोस्त भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनकी मुलाकात हुई थी। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा आगे आ जाए। जी जी जी। पीड़िता की दोस्त हमारे साथ हैं। आपकी कैसे दोस्त थी, कैसे जानती थी, क्या उनके सपने थे, थोड़ा सा बताइए। मेरी उससे दोस्ती इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी। हम दोनों लाइव आते थे एक दूसरे के साथ इंस्टाग्राम पे। जब से मेरी उससे दोस्ती हुई थी, कम से कम 6 महीने से मैं उसको जानती हूँ। अभी 2 संडे पहले वो, मैं तो यहाँ रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले वो मेरे से मिल के गई थी लास्ट टाइम जो थी। तो जब अपने बारे में काफी कुछ बताई थी, अपने करियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें उसने डिस्कस की थी। तो पुलिस वालों का या फिर वो लोग कहना ये हो जाता है कि लड़की चाहे शायद किसी साथ चली गई, पर जो घर वालों का विश्वास है, जो मेरा विश्वास था, मैंने कहा था कि वो लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। वो अपनी मर्जी से, मतलब जैसे होता है ना लड़की भाग गई या ये हो गया, वो ऐसी लड़की थी ही नहीं। और घर वाले भी बार बार पुलिस वालों को यही कह रहे थे कि हमारी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, गलत हुआ है। पर उसकी जो बात है उन लोगों की, पुलिस वालों ने सीरियस नहीं ली थी। उसके सपने, उसका करियर, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जो आज हमारे सामने इस तरीके से वो खिलखिलाती हुई लड़की आज इस हालत में हमारे सामने लेटी है। सो बस। और मैं 5 बहनें थी, सबसे बड़ी थी और कमाती थी, गाने गाती थी, बहुजन गाने गाती थी, भजन गाती थी, और जो जितना कमा पाती थी उससे अपना घर चलाती थी। एक भाई था, कमाने वाली सिर्फ यही थी, और इधर-उधर जैसे ही उनको काम मिलता था, और उस काम के लालच में ही एक तरह से वो जो काम की उम्मीद थी कि वहाँ पे एक काम मिलेगा, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया, वहाँ पे एक काम मिलेगा, वहाँ से कुछ इनकम होगी जिससे परिवार को वो मदद करेंगी। लेकिन ये नहीं पता था कि अगर जाएँगी तो वो वापस नहीं आएँगी। हमारे साथ भीम आर्मी के महेश हैं, और इनसे पूछते हैं कि इनको कब पता चला ये मामला। आपको कब मामला ये पता चला और कैसे पता चला? ये लगभग हमारी ये जो लोकल टीम है, संदीप बागड़ी जी, ये परिवार के संपर्क में थे पिछले 4 दिनों से। इन्होंने ट्वीट किया तो पुलिस ने संज्ञान लिया, तो डीसीपी साहब ने भेजा, तो इनकी एफआईआर हुई 22 तारीख में। ये पिछले 11 तारीख से निरंतर यहाँ आके एक-एक 2-2 घंटा इन्हें बुला के पूछते थे, भाई हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है। जिन धाराओं में आरोपी पे कार्रवाई हुई है, उसी धाराओं में इस आईओ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों, आपको क्यों लगता है कि आईओ ने जो है, आईओ अगर सही समय पे उचित कार्रवाई करते, ये बहन हमारे बीच में होती, ये दुर्घटना ना होती। अच्छा एक चीज और बताइए कि जो नांगल में जो केस हुआ था उसमें भी जो पीड़िता है वहां पे मौजूद थी, और जो महिलाओं के साथ हो रहा था उसको लेके इनके अंदर भी आक्रोश था, और ये वहां पे पहुंची थी उस पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए। आपने ही ये सारी चीजें। जी जी जी। ये हमारे 2-3 प्रोटेस्टों में जहां भी उत्पीड़न का मामला होता था, भीम आर्मी के समर्थन अनऑफिशियली पूरे देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा है, उसी में से ये भी हिस्सा था। ये हमारे लगभग सभी प्रोग्रामों में ये वहाँ रहती थी, और अभी नांगल वाले मामले में ये वहाँ थी। और मुझे अच्छे तरह से याद है जिस तरह से हम बारिश में उस दिन बैठे थे, ये बहन भी हमारे साथ उस बहन के न्याय के लिए बैठी थी। और आज ये प्रकृति का नियम देखो, आज ये बहन हमारे बीच में नहीं है, दिल्ली पुलिस की लापरवाही की वजह से। एक चीज और, बारिश बहुत तेज हो रही है और यहाँ पे जो है पीड़िता की बॉडी पड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एसीपी और कुछ लोग आए थे, पुलिस की तरफ से ही अधिकारी लोग आए थे। उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया, उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अभी बात करने की हम लोग बात नहीं कर सकते। मैं कांप रही हूँ, मुझे ठंड लग रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, हवा चल रही है, बॉडी है। और जो एसीपी आए थे उनको अब जब पीड़िता खत्म हो गई है, उनको इसकी चिंता हो रही थी कि अब बॉडी खराब हो जाएगी। जब तक वो जीवित थी
तब तक इनके परिवार की सुनवाई भी नहीं होती। जैसा कि अभी पीड़िता की बहन ने भी बताया कि हम लोग बार-बार आते थे, बार-बार यहाँ पे कहते थे कि हमारी एफआईआर लिख लो, लेकिन 11 तारीख से जब लड़की गायब हुई तो कल 22 तारीख को इनकी एफआईआर लिखी गई है और बिना बॉडी की शिनाख्त किए ही उन्होंने मीडिया में भी खबर दे दी कि ऐसे-ऐसे मामला है और यहाँ पर जो है एक बॉडी मिली है इस तरह से। और हमारे साथ जो है संदीप बागड़ी भी हैं जिन्हों को शुरू से इस मामले के बारे में पता चला था। तो आपसे मैं पूछूंगी कि कैसे आपको ये मामला पता चला, आगे क्या हुआ और इतने दिन कैसे लग गए, क्योंकि आप जैसे 3-4 दिन से इस मामले की जानते थे, फिर भी कैसे कल ही एफआईआर हुई, पहले से क्यों नहीं एफआईआर हो रही थी? देखिए मीना बहन जी, जो आज ये लड़की की छोटी बहन है वो हमारे संपर्क में थी और जैसे ही उसने बताया कि बहन लापता है, आज ये 13 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया कि लापता है। 13 तारीख को मैंने ट्वीट किया कि डीसीपी द्वारका जी को आप संज्ञान में ले मामले को, बहन हमारी लापता है। कुछ जो द्वारका तो हमारे थे डीसीपी साहब, कुछ संज्ञान में नहीं लिया उन्होंने और उस ट्वीट की वजह से कुछ हलचल हुई, कुछ पुलिस वाले आए, ये पीड़ित के घर गए, जानकारी दी, फिर बोल रहे हैं जो आरोपी से बात कर रहे हैं वे, अब भाई ये लड़की आ जाएगी 25 तारीख को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वे भाई आरोपी से बात कर रहे थे, कैसे पता लगा कि ये 25 तारीख को आ जाएगी? पुलिस की मिली भगत है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इन सब से परे मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर इस देश के अंदर बहुजन समाज की बेटियों को अगर इस हालत में अगर आना, ये हमारी आदत हो गई है हमारे समाज को देखने की, तो मैं तो ये कहूँगा बहुजन समाज बेटियों को पैदा ही ना करे। खासकर दलित होना यहाँ पे पाप है। हाथरस देख लो, नांगल देख लो, रोज भारत देश के अंदर 50-60 जो ऐसे केस है बलात्कार के होते हैं जो सिर्फ दलितों के साथ। तो मैं तो आपके चैनल से एक अपील ये करूंगा कि दलित समाज आज से लड़कियों को पैदा करना ही बंद कर दे। ये बहुत बड़ी बात कह दी है संदीप बागड़ी ने कि बेटियां को पैदा करना ही बंद कर देना चाहिए दलित समाज में, क्योंकि दलित होना ही यहाँ पे अपने आप में सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। और यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। छोटी बहन है। बच्चे आपको क्या कह के गई थी बहन जब मिलकर गई थी आप लोगों से? वो सुबह बोले कि मैं 10 बजे जाऊंगी, जाते जाते उसे 3 बज गए कि मैं मोहित के साथ स्विमिंग के लिए जाऊँ। अच्छा, ये भी बता के गई थी वो कितने दिन में आ जाएंगी, क्योंकि उनका पूरा रिकॉर्डिंग का पहले से शेड्यूल होगा कि कितने दिन में जाएंगी? 1-2 दिन में आ जाती है। 1-2 दिन में आ जाती है। हाँ। बता के गई थी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना? भिवानी साइड बता के गई थी। भिवानी साइड बता के गई थी। और आप लोगों को कब कैसे पता चला कि कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे बॉडी मिली, आपको कब पता चला? हमें आज सुबह पता चला है। सुबह पता चला। तो आपको बॉडी यहीं पे हॉस्पिटल में आके मिली या कहीं और? नहीं, रोहतक पीजीआई में मिली। रोहतक में दफनाया हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे तो हॉस्पिटल में मिली थी, लेकिन ये जो डेड बॉडी है वो मैम में मिली थी खेतों में। खेतों में आपको मिली थी। अच्छा, उनकी दोस्त है, उनसे जानूंगी कि किस हालात में थी आपकी बॉडी, क्योंकि आप लोगों का आरोप है कि इनके साथ रेप भी हुआ है, जबकि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है, पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन इनका आरोप है कि इनके साथ रेप ही नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। तो आपको कैसे लगता है कि इनके साथ रेप हुआ है? क्योंकि जिस हालात में हमें डेड बॉडी मिली है वो सिर्फ अंडरगारमेंट्स में मिली है हमें। उसके ऊपर बॉडी पे जो पूरे कपड़े होते हैं वो कपड़े नहीं थे, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में वो मिली है। और उसका फेस पहचान के तौर पे उसका फेस भी मतलब जैसे जला नहीं देते, क्योंकि पूरी बॉडी उस हिसाब से नहीं गली, उस हिसाब से फेस गला है उसका, तो पहचान के लिए उसका फेस बिल्कुल जला दिया गया है और बॉडी हमें अंडरगारमेंट्स में मिली है। तो इसलिए हमें लगता है कि इसके साथ शायद गैंग रेप हुआ है। इनका डाला गया उसकी नमक डाला गया। इनका कहना है, परिवार का कहना है, दोस्त का कहना है कि जो बॉडी मिली थी उस पे सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे, कपड़े भी नहीं थे पूरी तरह। और जब बॉडी को बाहर निकाला गया तो उस जो चेहरा है, चेहरे पे या तो नमक डाला गया है या कुछ ऐसा पदार्थ उस पर डाला गया है कि चेहरा पूरा गल गया है, पहचान में नहीं आ रहा है। लेकिन जो पूरे हाथ पैर हैं वो उस तरह से इतने नहीं गिले हैं जितने जो है चेहरा गला है। बॉडी चली है, मैंने खुद देखा है, फोटोज भेजी थी, वीडियोस भेजी थी। उस वीडियो के अंदर मैंने देखा कि बहन की जो पूरी बॉडी ऐसी लग रही है ये तो स्प्रे करके जला दिया गया हो। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरे को देख के ऐसा लगा कि मतलब रूह कांप गई मेरी। आपको लग रहा है कि बॉडी को जलाया भी गया? जलाया गया, जला के उसको दबा दिया गया है, क्योंकि किसी भी इंसान को मार के अगर मट्टी में डालोगे मट्टी तो साफ हो जाती है, लेकिन जो जलने का घाव होता है ना वो दिखता है शरीर के ऊपर। तो पूरा शरीर जो है जला हुआ था हमारी जो बहन का। इसका अच्छा,
कितनी दूरी पे है, यहाँ से कितनी दूरी पे जो है बॉडी मिली है? देखिए हरियाणा के अंदर एक गांव है, यहाँ से हमारी बहन को ले जाते हैं कि भाई वहाँ पे आपको सिंगिंग करना है, गाना गाना है। तो बहन अपने जो 2 पैसे का कमाई करती है, कमाने के लिए वहाँ गई। जब एक मेरे को काम मिला है वहाँ पे, नहीं पता कि क्या षड्यंत्र रचा उन्होंने, षड्यंत्र के तहत बहन को वहाँ बुला के उसका जो गैंग रेप जिसे कहते हैं, 6 से 7 लोगों ने रेप करके और 10 फुट गड्ढे के अंदर बॉडी को जो है दबाने का काम किया। वहाँ पे हमारे भीम आर्मी के लोग, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है भीम आर्मी की, जो हरियाणा की टीम है, हमने उनसे संपर्क किया कि भाई इस तरीके से हमारी बहन है। सोशल मीडिया पे चला पूरा मामला, संदीप बागड़ी जी ने ट्वीट किया और ट्वीट पे ट्वीट हुए, फेसबुक पे चला, इंस्टा पे चला, व्हाट्सएप ग्रुपों में चला। तो जो है पुलिस प्रशासन मतलब हरकत में आई, और हरकत में आई तो यहाँ से फिर वो हरियाणा गई। हरियाणा से बॉडी को जो है भीम आर्मी ने पूरा जो है उनकी मदद करके उनकी मदद के जो है उस पर बॉडी को प्रोवाइड कराया गया। और जब बॉडी यहाँ आई तो भीम आर्मी के लोग यहाँ पे आके थाने में रखे उनका प्रोटेस्ट किया। आप देख रहे हैं रात को क्या टाइम हो रहा है, मुझे टाइम भी नहीं पता, 2 ढाई 3 जो भी बज रहे हैं। यहाँ बारिश है लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। एसीपी आए थे, आश्वासन देके चले गए। जब तक न्याय नहीं किस मिलेगा। तरह की आश्वासन दिया है, क्या कह रहे हैं अभी आप लोग? कितने घंटे हो गए आपको यहाँ मौजूद? देखिए हमें पिछले जो है 8 साढ़े 7 बजे से हम लोग बॉडी रख के बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक जो है पुलिस प्रशासन की कान पे जू नहीं रहेंगे। मीठी मीठी बातों में घुमा के वो लोग चले गए हैं। आश्वासन दिया, हमने जो मांग की है 1 करोड़ रुपए सहायता राशि मिले बहन के परिवार को, एक सरकारी नौकरी मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 200 को बड़ी से बड़ी सजा मिले, जो प्रावधान में है। ये हमारी मांग है। जब तक ये मांगे नहीं मिलेंगी हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे आंधी आए, तूफान आए या बारिश आए। हमें डर नहीं लगता, ना हम बिकते हैं ना झुकने वाले आदमी है, क्योंकि हमारा जो नेता चंद्रशेखर आजाद जी, वो 365 दिन रोड पे काम करते हैं, अपने बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। चाहे पूरे देश में कहीं भी एट्रोसिटी का मामला होता है वो पहुंचते हैं। तो हम ऐसे एक लीडर के नेतृत्व के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम डट के काम करें। जब तक बहन को न्याय नहीं मिलेगा हम अपनी आवाज को यहाँ बुलंद करेंगे बैठ के, और पुलिस प्रशासन को झुका के रहेंगे। जय भीम। अच्छा, अभी अभी जैसे अभी तो पुलिस बिल्कुल सुन नहीं रही है, और अब इतने देर हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए, आधी रात हो रही है, बॉडी है साथ में, परिवार यहाँ मौजूद है, कुछ भीम आर्मी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आगे आप लोग क्या करने की सोच रहे हैं कि कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? क्योंकि तुरंत जो इस तरह की आप मांगे कर रहे हैं वो तुरंत तो चीजें नहीं होंगी, तो कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? भीम आर्मी के लोग किसी चीज से भी डरते, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। जब तक इस बच्ची के साथ न्याय नहीं होगा, जब तक प्रशासन खुद यहाँ पे आके नहीं हमारे को ये वादा करेगा और ये कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक हम यहीं टिके रहेंगे। ये भी हमारी एक कसम है, क्योंकि बहुजन समाज एक ऐसा है कि आज आप ही देख रहे हो, जब हम लोगों का पैसा नहीं है, हमारी बहन बेटियां काम करने के लिए जा रही है, तो तुम्हारे मन में जलन हो रही है। हमारी बहन बेटी अगर बहुजनों के लिए गीत गाती है तो तुम्हारे को जब जलन हो रही है। हमारे को चैन से देखने के लिए भी आपकी आंखों में खटकते हैं हम लोग। तो अगर हम कुछ बढ़ना चाहते तो हमें बढ़ने क्यों नहीं दिया जाता? आज हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाने के लिए तो सब है। और आज देख लो, जब इनकी आज हमारी बहन के साथ जो ये हुआ है, आप बताओ आज हिंदू है कहाँ? वैसे हमारे को चिल्लाने के लिए हमारे को हिंदू बनाया जाता है। आज जो दलित समाज की बिटिया है, जिसको आप कहते हो कि ये सब बरगलाया जा रहा है, आप लोग हिंदू हो, आप दलित नहीं हो, आप आपको दलित मानते हो, तो आज वही हिंदू कहाँ है? आज हम अपने हक की बात लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो आज हिंदू संगठन वो है कहाँ जब हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है? तो अभी एसीपी साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमसे हमारी मांग पूछी कि आप क्या चाहते हैं। हमने उनको एक ही बात बोली, ये गैंग रेप हुआ है। बताइए, जो एसीपी साहब यहाँ पे आए उन्होंने बोला आपकी क्या मांग डिमांड है। हमने एक ही मांग रखी, क्योंकि जो मैंने बताया 1 करोड़ और एक स्थायी नौकरी, इसमें तो समय लगेगा। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में पुलिस कर सकती है वो ये कर सकती है, जो गैंग रेप हुआ है, जितने भी लड़के थे वहाँ भी सिर्फ 2 ही लड़के अरेस्ट हुए हैं, उनके परिवार को तत्काल यहाँ पे लाके अरेस्ट किया जाए, ताकि वो प्रेशर में आके सरेंडर करें। ये पहली हमारी डिमांड है। वो लोग अभी अरेस्ट नहीं हुए जिनके? देखिए, एक फुटेज दिखाई थी, हमारी जो बहन है, जो पीड़ित परिवार है, उनकी एक बेटी है छोटी, उसने एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो के अंदर वैगनर गाड़ी है और एक और गाड़ी है, उसमें करीब 7 से 8 लड़के हैं जिन्होंने गैंग रेप को अंजाम दिया है। अभी जो मुख्य आरोपी 2 हैं जो उनके साथ देने वाले, उनकी पहचान हो गई है। जो उनके साथ थे वो लोग अभी गायब हैं। इनका आरोप है कि काफी सारे लोग थे, लेकिन 2 की जो है मुख्य पहचान हो गई है। उनको तो पकड़ अरेस्ट तो कर लिया है ना? 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया जिनकी मुख्य पहचान हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी जो है आरोप है कि और भी लोग मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पे एक कुलदीप हुड्डा है, कुलदीप हुड्डा जो है आईओ है, हाँ आईओ है, जिनके हाथ में केस था।
अगर वो चाहते हैं, समय से कार्रवाई करते और समय से वहाँ पहुँचते हरियाणा में, तो शायद हमारी बहन हमारे बीच में होती। और उनकी लापरवाही से जो है आज हमारी बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो उसकी हम डिमांड करते हैं उसको सस्पेंड किया जाए, या मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि क्या कुलदीप हुड्डा की बहन नहीं होंगी, उनके घर में माँ बहन नहीं होंगी, उनके घर में बेटी नहीं होंगी? अगर उनकी बेटी और उनकी बहन के साथ ऐसा कोई हादसा होता और उनको न्याय नहीं मिलता, तो उनके दिल पे क्या बीतती? हम ये नहीं कह रहे, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, सभी जाति धर्म की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानते हैं, लेकिन जब हमारे न्याय की बात होती है तो हमें दलित, चूड़ा, भंगी, चमार, तेलिता, मोलीपासी, मतलब 6,743 जातियों के अंदर हमें एक नीचा दिखाने का काम होता है, न्याय नहीं मिलता है। तो हमें न्याय चाहिए, मानता सम्मानता का अधिकार चाहिए। हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी मांगे नहीं मिलेंगी, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नजफगढ़ में मौजूद हैं और जफरपुर थाना है, जफरपुर में मौजूद हैं। बॉडी भी सामने पड़ी है, परिवार भी यहाँ पे हैं, कई लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तेज बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, ऐसे में बॉडी जो है खुले में पड़ी हुई है और परिवार की मांग है कि जब तक सभी आरोपियों को पकड़ नहीं लिया जाएगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे, हम लोग यहाँ पे टिके रहेंगे। जो बॉडी है वो यहीं पर रहेगी। एसीपी अभी आए थे यहाँ पर, एसीपी ने जो है बॉडी की अब उन्होंने चिंता जाहिर की कि जो है बॉडी खराब हो जाएगी, यहाँ से उठा लिया जाए, लेकिन वो बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मीडिया से बिल्कुल भी उन्होंने बात नहीं की, बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। उनका कहना है कि हम बात नहीं कर पाएंगे, जो है डीसीपी लेवल के लोग ही इस मामले पर बात करेंगे। परिवार के जी आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी भरी बारिश के अंदर अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के मूक नायक चैनल की हमारी बहन मीना बहन जो यहाँ आई है, उनके लिए मैं बहुत दिल से गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बहुजन मीडिया के माध्यम से हमारी बहन बेटियों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करती हैं, लेकिन उन गोदी मीडिया को बता देना चाहता हूँ कि जमीन पे आके काम करें। ये दलित की बेटी है, इसलिए यहाँ पे आप आना नहीं चाहते। आज करीब 200 फोनों से लाइव चलिए, क्या इन लोगों ने नहीं देखा होगा कि इस बेटी के साथ क्या हुआ है? एक निर्भया कांड होता है तो उसमें पूरा देश मोमबत्ती लेके आ गया था, लेकिन एक दलित की, गरीब की बच्ची के साथ ऐसा होता है तो उसको न्याय के लिए कोई आवाज़ बुलंद करने का काम नहीं करता। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बारिश में आप आए बहन जी। जय भीम। नांगल मामला हुआ था, नांगल में भी ऐसे ही हुआ और एक के बाद एक जो है मामले आते जाते हैं। हाथरस हो गया, नांगल हो गया और भी बहुत सारे जिस तरह से मामले आते हैं एक की बात जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आखिरी इंतहा होगी, इससे बुरा कुछ नहीं होगा, लेकिन हर बार जो नया केस आता है उसमें और भी ज्यादा बुरा होता है। 11 तारीख से लड़की जो है गुमशुदा थी, पता नहीं था कहाँ थी, जिस काम से के लिए निकली थी वो काम नहीं हुआ और जो जब वो मिली तो उसकी बॉडी जो है, बॉडी मिली वो भी जो है जली हुई हालत में है और जो पहचान नहीं की जा रही है और वो बॉडी अभी यहाँ पे मौजूद है। एफआईआर पुलिस करने को तैयार नहीं थी। एक दिन पहले ही अभी 22 तारीख को परिवार का आरोप है कि 22 तारीख को एफआईआर की गई, जबकि परिवार जो है 13 तारीख से लगातार पुलिस के चक्कर काट रहा है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है कि इस मामले की सुनवाई हो, वो लोग एफआईआर करें, लड़की को ढूंढे, जबकि परिवार ने खुद ही अपने आप से इनिशिएट लेकर लड़की की लोकेशन पता करी, क्योंकि जो मेल आईडी थी वो दूसरे फोन में भी उनके लॉगिन थी और उससे उन्होंने जो है लोकेशन पता करी और जहां जहां लड़की गई वहां वहां कई फुटेज भी उन्होंने निकलवाए, लेकिन पुलिस ने फिर भी आगे की कार्रवाई नहीं की। इस तरह के आरोप जो है परिवार लगातार लगाए जा रहा है। पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है, जाफरपुर पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे खुले में हम लोग बैठे हुए हैं। बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, बॉडी यहाँ पर है, परिवार के लोग मौजूद हैं, भीम आर्मी के लोग मौजूद हैं। जाफरपुर से आप देख रहे हैं मीना कोटवाल के साथ द मूव नायक।